आज की तारीख में किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं इन जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स का। इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें समझना होगा वेबसाइट रेंडरिंग को। तो 2010 से पहले लगभग सभी वेबसाइट्स में यूज़ होती थी सर्वर साइड रेंडरिंग। तो मान लो यूज़र ने ब्राउज़र पर कोई भी URL एंटर करा, अब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा वेबसाइट के सर्वर को। अब सर्वर साइड रेंडरिंग में वेबसाइट रेंडरिंग का प्रोसेस सर्वर पर ही स्टार्ट हो जाता है। तो पहले बैकएंड पर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एग्जीक्यूट होगी। इससे डाटाबेस में से जो भी डाटा हमें चाहिए वो हमारी HTML फाइल में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा HTML का सारा कंटेंट सर्वर पे ही रेडी हो गया है। तो ये फाइनल HTML फाइल और उसके साथ CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ब्राउज़र को सेंड हो जाएगी और वो वेब पेज हमें दिख जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट का मोस्टली यूज़ हम वेब पेजेस पे थोड़ी बहुत इंटरेक्टिविटी दिखाने के लिए करते थे। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में लोडिंग टाइम काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि हमें सर्वर से ही रेंडर्ड HTML फाइल मिलती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है कि हर बार न्यू वेब पेज के लिए हमें सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। जैसे हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, हम उस पेज को बार बार में रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें न्यू अपडेटेड वेब पेज मिल जाए। क्योंकि अगर हमारा डाटाबेस अपडेट हुआ है, वो चेंजेस देखने के लिए हमें दोबारा से HTML फाइल सर्वर पे रेंडर करनी पड़ेगी। इस टाइप की वेबसाइट्स को हम स्टैटिक वेबसाइट्स ही बोल सकते हैं। अब अगर हमें डायनेमिक वेबसाइट बनानी है जो हाईली इंटरेक्टिव हो, यानी वेबसाइट का कंटेंट रियल टाइम में फटाफट चेंज होता रहे, लिंक्स पर क्लिक करने पर कंप्लीट न्यू पेजेस फटाफट लोड हो जाएं, मतलब ऐसी फीलिंग आए जैसे कि हम स्मार्टफोन की कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग का। तो सर्वर साइड में हमें वेबसाइट के हर वेब पेज के लिए अलग अलग HTML फाइल बनानी पड़ती थी, लेकिन अब हम सिर्फ बनाएंगे एक सिंगल HTML फाइल जो बिल्कुल एम्प्टी होगी और सारा मैजिक होगा जावास्क्रिप्ट से। तो इसमें डोम मैनिपुलेशन का यूज़ करके एलिमेंट्स को ऐड करने का लॉजिक, अगर किसी बटन पर क्लिक करें तो डोम में कौन से एलिमेंट्स हमें पहले डिलीट करने हैं और फिर कौन से एलिमेंट्स ऐड करने हैं, इसका लॉजिक, डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करके रिक्वायर्ड डाटा HTML में डालने का लॉजिक, सब कुछ इसी फाइल में लिखा होगा। और ये फाइल हमारी ब्राउज़र पे जाके ही एग्जीक्यूट होगी और एक एक करके एलिमेंट्स हमारी वेबसाइट पे ऐड होते जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब जब भी यूज़र वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा तो जावास्क्रिप्ट डोम के अंदर जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो फटाफट कर देगी। यानी अगर हमें न्यू वेब पेज पर भी जाना हुआ, हमें सर्वर को बार बार रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक वेब पेज का लॉजिक इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में होगा। अगर हमें डेटाबेस से कुछ डाटा चाहिए तो API के थ्रू हम डायरेक्ट ब्राउज़र से ही उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब थोड़ा अगर हम नोटिस करेंगे तो हमारी पूरी एप्लीकेशन एक सिंगल वेब पेज पर ही है। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अगर हमें Airbnb जैसी वेबसाइट बनानी है तो इतना सारा लॉजिक लिखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ऐसी हाईली इंटरेक्टिव सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स का। इनमें सबसे पॉपुलर है रिएक्ट, जिसे फेसबुक ने 2013 में रिलीज़ किया था, और उसके बाद वेबसाइट की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया। रिएक्ट में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन सारी थ्योरी एक साथ कराने के बजाय हम सीधा प्रैक्टिकल में जंप करते हैं और उसके साथ साथ इन फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। अब रिएक्ट का न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक टूल का जिसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये हमें रिएक्ट का एक स्टार्टर प्रोजेक्ट सेटअप करके दे देगा और डेवलपर की लाइफ आसान बनाने के लिए पेज की ऑटो रीलोडिंग, फाइल फॉर्मेटिंग के लिए ESLint, टेस्टिंग के लिए Zest लाइब्रेरी और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमें ऑटोमेटिकली सेटअप किए मिलेंगे। इसके हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे वीट जो इससे फास्ट है, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी न्यू है। तो जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ किया मिलेगा, और अब अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हो तो हमें वीट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्रिएट रिएक्ट ऐप की टीम ने इसमें मेजर अपडेट्स करना बंद कर दिया है। अभी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करेंगे, वीट को भी हम आगे एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए हमारे कंप्यूटर में Node.js होना चाहिए। तो लिखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, npm का यूज़ करके हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते थे। अब ये npx कमांड, जिसमें x का मतलब है एग्जीक्यूट, इससे हम किसी भी पैकेज को बिना इंस्टॉल किए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर फोल्डर का नाम जिसके अंदर हमें ये प्रोजेक्ट सेटअप करना है।
अगर हमें इसी लोकेशन पर प्रोजेक्ट बनाना है तो डायरेक्टरी की करंट लोकेशन दे दो। मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ शो हाउस। तो रिएक्ट सीखते सीखते हम ये IMDb जैसा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर शोज़ की लिस्टिंग होगी। अब इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेंगे। VS कोड को टर्मिनल से ओपन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोड कमांड का और उसके बाद फोल्डर का पाथ जो हमें ओपन करना है। अगर ये कमांड आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रही तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हमें VS कोड का पाथ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें काफ़ी फाइल्स और फोल्डर दिख रहे हैं। तो ये हमारा एक नोड प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें है ये package.json फाइल। तो ये पैकेजेस हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। रिएक्ट लाइब्रेरी का 18 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट लाइब्रेरी 2 पैकेजेस में डिवाइडेड है, रिएक्ट और रिएक्ट डोम। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सभी पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं। अब सबसे मेन फोल्डर है हमारा SRC फोल्डर। इसके अंदर ही हम अपना लगभग सारा टाइम गुजारेंगे। इसके अंदर CSS की फाइल्स भी हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी हैं, एक SVG भी है। तो सबसे पहले ये index.js फाइल को देखते हैं क्योंकि यही जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो हमारी एग्जीक्यूट होती है। ये थोड़ी अजीब जावास्क्रिप्ट लग रही है। जावास्क्रिप्ट में हम CSS की फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं और ये कुछ HTML जैसा कोड भी है यहाँ पे। तो ये HTML नहीं है, ये है JSX जो HTML से काफ़ी सिमिलर है और इस JSX कोड को हम किसी भी रिएक्ट फाइल के अंदर लिख सकते हैं। अगर हम ये सिंटैक्स एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट तो उसको समझ ही नहीं पाएगा और एरर आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा सिंटैक्स लिखने का तरीका पॉसिबल हो पाया है इस रिएक्ट लाइब्रेरी से। ये कोड डायरेक्टली ब्राउज़र में एग्जीक्यूट नहीं होता, पहले ये कोड कन्वर्ट होता है एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कोड में और फिर वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है। तो इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं। तो लिखो npm start और ये है हमारी एप्लीकेशन की करंट स्टेट। अब सोर्स फोल्डर के अलावा हमारे पास पब्लिक फोल्डर भी है जिसके अंदर है हमारी ये मेन HTML की फाइल और बाकी रिसोर्सेज जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे जैसे इमेजेस, वीडियो, साउंड्स, वो सब हम पब्लिक फोल्डर के अंदर ही रखेंगे। तो रिएक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम सभी फाइल्स को कर देते हैं डिलीट ताकि प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख पाएँ। तो इस HTML फाइल को छोड़ के सभी चीज़ कर देंगे डिलीट और सोर्स फोल्डर में बस इस index.js फाइल को छोड़ देंगे और इसके कोड को भी हटा देंगे। अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को रिएक्ट पैकेज से। ये मैंडेटरी है क्योंकि इसके बिना रिएक्ट का कोड हम लिख ही नहीं पाएंगे। अब हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डोम ऑब्जेक्ट को रिएक्ट डोम /client से। इस ऑब्जेक्ट में एक मेथड होता है क्रिएट रूट जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट का रूट एलिमेंट सेटअप करेंगे। हमारी HTML फाइल में एक डिव है जिसकी आईडी है रूट। तो क्रिएट रूट मेथड के अंदर इस डोम एलिमेंट को हम कर देंगे पास। अब इस रूट को हम स्टोर करा लेंगे एक कांस्टेंट में और फिर इस पे रेंडर मेथड का यूज़ करके हम एलिमेंट्स को रूट के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो इसके अंदर लिख दो JSX कोड जो एलिमेंट्स हमें अपनी एप्लीकेशन में चाहिए। बढ़िया। अब अगर हम इंस्पेक्ट पे जाके वेब पेज को चेक करेंगे तो ये रहा हमारा रूट एलिमेंट और उसके अंदर आ गई हमारी ये हेडिंग। तो रिएक्ट अंदर ही अंदर डोम मैनिपुलेशन से पहले H2 एलिमेंट को क्रिएट करेगा, फिर उसकी सभी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट कंटेंट वो सेट करेगा और फिर उसको रूट एलिमेंट में ऐड करेगा। तो डोम के साथ हमें डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करना पड़े, इसलिए रिएक्ट ने इस JSX सिंटैक्स को बनाया था। तो इस कोड को हम बोल सकते हैं डेक्लेरेटिव कोड, क्योंकि रिएक्ट को हमें सिर्फ एंड स्टेट बतानी है कि हमें फाइनली ये एलिमेंट्स चाहिए और बाकी काम रिएक्ट संभाल लेगा। अगर हमें एक एक करके एक्शंस खुद डिफाइन करने पड़े तो वो कहलाती है इम्पेरेटिव अप्रोच। तो बस यार इतना इस वीडियो में। इस वीडियो का मेन गोल था कि हमें समझ आए कि हमें रिएक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि रिएक्ट अंदर ही अंदर कैसे काम करता है। तो मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ।